Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is quantum number and their type. और जैसा हम लास्ट वीडियो में बेटा क्वांटम नंबर की डेफिनेशन को और जो उसका पहला टाइप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट फिर भी मैं इनिशियल कुछ टाइम में आपको 5 मिनट्स में जो लास्ट वीडियो में बताया है उसको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आज जो बचे हुए क्वांटम नंबर है बेटा हमारे एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये भी अब सब हमारे किस पे बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही बेस्ड है। तो जब तक आपको उसकी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, ठीक है, तो एक बार दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। तो देखो जैसे क्वांटम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है व्हाट इज क्वांटम नंबर। तो देखो बेटा क्वांटम नंबर से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आपको क्या बताता था, आप याद करिए कि किसी भी एटम में, मान लीजिए एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसके अराउंड घूम रहा है सर्कुलर पाथ में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है, थोड़े टाइम बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, ये इसकी पहली पोजीशन हुई x1, ये उसकी दूसरी पोजीशन हुई x2। यहाँ पोजीशन पे कुछ मोमेंटम होगा और इस पोजीशन पे कुछ बेटा मोमेंटम होगा। तो ये जो पोजीशन का डिफरेंस है डेल्टा x और ये जो मोमेंटम का डिफरेंस है डेल्टा p, तो हम पोजीशन के चेंज पर मोमेंटम में चेंज कितना है वो हम एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं बता पाएंगे, ठीक है। मतलब इतनी पोजीशन चेंज होने में उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, दैट इज द प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताना है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ये बहुत हाई स्पीड से घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन आपने बताने को आया कि इलेक्ट्रॉन इस टाइम यहाँ है, तब तक तो पता नहीं वो कितने चक्कर लगा लेगा, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताना दिक्कत वाली थी। तो यही प्रॉब्लम इश्यू बेटा चल रहा था हमारे साथ। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब क्वांटम चीजें आई तो क्वांटम में श्रोडिंगर ने भी एक श्रोडिंगर इक्वेशन आती है बेटा, वेव इक्वेशन, तो उसने भी बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेसिस पर, और इलेक्ट्रॉन को भी 3 डायमेंशनल घूमता है, सब तरफ घूमता है बेटा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए उसने है ना एक इक्वेशन बनाई जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं बेटा। तो उसके हेल्प से ही बताया, और उसका क्या है वैसे इक्वेशन आपकी, वैसे तो अब कोविड की वजह से वो भी आपके सिलेबस से श्रोडिंगर का पूरा टॉपिक ही आपके उससे हटा दिया है, लेकिन कोविड नहीं था तो केवल इक्वेशन आपके सिलेबस में थी, जैसे मैंने आपको पीडीएफ में नोट्स में भेजी है, ठीक है। लेकिन उसी टाइमिंग पे क्वांटम थ्योरी में कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनके हेल्प से भी बेटा इस चीज को क्या करा, डिफाइन करा गया। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको याद हो है ना बताया, और मैं देखो बेटा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, आज के शुरू के 5-10 मिनट पूरे मेरे रिपीटेशन में निकल जाएंगे, क्लियर है ना। तो वो रिपीटेशन में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस बेटा इतनी है कि आप याद करो हमने एक बोर मॉडल छोड़ रखा है, रदरफोर्ड की कुछ ड्रॉबैक्स आई थी, याद करो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक क्या थी कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, लेकिन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड कितने सर्कुलर, हाउ मेनी सर्कुलर पाथ्स आर प्रेजेंट इन एनी एटम, ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई, ये बोर बताएगा, किसकी हेल्प लेके, क्वांटम थ्योरी की हेल्प। फिर अगर डिफरेंट कई सर्कुलर पाथ हैं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन ईच सर्कुलर पाथ, ठीक है, डिफरेंट सर्कुलर, तो किस सर्कुलर पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बात कौन बताएगा आपको, क्वांटम नंबर से ही पता चलेगा बेटा आपके बोर मॉडल में। तो ऐसे हमारे और एक रदरफोर्ड मॉडल की एक ड्रॉबैक थी, याद करो स्पेक्ट्रम की, कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रही है तो उसमें बेटा जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो भी क्या बनना चाहिए, कॉन्टिन्यूस बनना चाहिए। लेकिन हमारे हाइड्रोजन एटम से जब आगे तरफ चलते हैं तो हमारे स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं, सारे लाइन स्पेक्ट्रम बनते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि लाइन। तो एक प्रॉब्लमेटिक ये थी। तो 3 चीजें कहाँ से सॉल्व होंगी, क्वांटम नंबर से, इसके जो टाइप्स हैं। और दूसरा एक चीज और याद करो, अभी हमने क्या छोड़ा है, जब हमने आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया बेटा तो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ाए, लाइन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, और इमिशन स्पेक्ट्रम में फिर हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम आता है, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, वो हमने आपको बेटा नहीं पढ़ाया अभी तक, याद करो। तो उसमें भी कई लाइंस होती हैं और उसमें कई एनर्जी लेवल्स होते हैं उस इमिशन स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन को बताने के लिए। उसमें कई सीरीज है, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ऐसी कई पेफोन सीरीज, कई सीरीज है बेटा उस स्पेक्ट्रम को, वो सब एनर्जी लेवल पे बेस्ड हैं। और एनर्जी लेवल कहाँ आएंगे बेटा, आपके क्वांटम नंबर्स। तो इसलिए मैं ये रिपीट भी कर रहा हूँ कि जिन बच्चों को लास्ट वीडियो नहीं देखी हो या देख के समझ में नहीं आई हो, ठीक है, क्योंकि उसमें वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं थी आई थिंक, तो आप अब इस वीडियो में क्लियर कर लें
कि क्वांटम नंबर्स को। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा अब हम लेते हैं, तो याद करो क्वांटम नंबर हमारे क्या होते हैं। क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है ना, कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, और जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा तो उसकी एनर्जी भी होगी, तो डिफरेंट पोजीशंस पे उसकी एनर्जी क्या है। तो घूमते एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी को बताना या उसके मोमेंटम को बताना ये क्लियर नहीं हुआ था। तो इसी चीज को बताने के लिए क्वांटम थ्योरी के कुछ नंबर्स की हेल्प ली गई जिनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो क्वांटम नंबर क्वांटम थ्योरी के वो नंबर्स हैं जिनकी हेल्प से हम रिवॉल्विंग किसी भी एटम में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी को बताते हैं या मोमेंटम को बताते हैं। इसलिए कैसे बताते हैं वो अब देखो। तो जो हमारा पहला क्वांटम नंबर है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा हमें बताता क्या है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है क्या, डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ any electron from the nucleus of any atom। किसी भी एटम में उसके किसी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस है ये आपको बताता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम। अब वो कैसे बताता है, वो पूरी क्वांटम थ्योरी, ये सारी चीजें हैं हमारे यहाँ जो उसके एप्लीकेशंस है, और एप्लीकेशन के बेसिस पे हम जो ये चीजें डिफाइन कर रहे हैं हम वही बेटा ले रहे हैं। हम बाकी कैसे बताया उसने ये सब हमारे उसमें अभी नहीं है, तो हम डिफाइन भी नहीं करेंगे। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक एटम है, उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे बेटा कई सारे इलेक्ट्रॉन, तीन ही दे रहे थे। इज इट क्लियर? तो मान लीजिए हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस, इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस और इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन ईच इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस। अब हम जानते हैं बेटा रदरफोर्ड मॉडल में हमें ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो जब हमने इसको माना कि ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब रिवॉल्व करने से एक पाथ बनेगा बेटा। ठीक है, और वो पाथ क्या बनता है, वो इस तरीके से बेटा इसका एक पाथ बन जाता है। क्या पॉइंट समझ में? तो इस तरीके से हमारे पास ये एक रिवॉल्विंग पाथ तैयार हुआ। तो इसको बेटा एक नाम दिया गया क्या, शेल। क्लियर? क्या दिया गया, शेल या ऑर्बिट। तो वो क्या है, उसकी डेफिनेशन आप अपनी बुक्स में देखिए, कहीं भी ऑर्बिट की डेफिनेशन आपको क्या मिलेगी, आपको डेफिनेशन यही मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड घूमने से जो पाथ बनता है, द पाथ विच इज फॉर्म बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो पाथ बनता है वो पाथ क्या कहलाता है, शेल या ऑर्बिट। अब इसे ये है बेटा, क्लियर? तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव किया और इसके घूमने से मतलब एक पाथ बनेगा। ठीक है, तो इसके घूमने से जो पाथ बन के तैयार हुआ वो पाथ भी क्या कहलाएगा आपका, तो ये और ये दोनों क्या है बेटा हमारे, ये शेल है और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्बिट। क्लियर? और इनको क्या रिप्रेजेंट किया गया, जो पहली शेल थी बेटा उसको के बोला, जो अगली शेल है उसको एल मिला, उससे अगली और शेल आएगी तो आप याद करो उसको एम बोला जाता है। क्या था क्या? तो ये बेसिकली हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया, लेकिन इनडायरेक्टली इसने और कई चीजें भी बेटा हमको बता दी। क्या क्या बताई? ठीक है ना, वो देखो हमारे पास क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, और उसके है ना, तो ये क्या कही जाती है, लास्ट शेल कही जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, है ना, वैलेंस शेल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोला जाता है, लास्ट शेल। एक और लास्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या कहलाती है बेटा, एटॉमिक रेडियस। ये सब मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका। आप देखो क्यों कही जाती है एटॉमिक रेडियस, आपको देखो बेटा, देखो एटम के घूमने से पाथ क्या बना, सर्कुलर बना। अब ये सर्किल टाइप बन गया। सर्किल की ये क्या है, जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है बेटा, वो क्या है, एक सर्कमफ्रेंस का काम कर रही है उसका, और जो उसका न्यूक्लियस है वो उसका सेंटर का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से अब न्यूक्लियस को हम उस सर्किल के सेंटर को न्यूक्लियस बोलेंगे, और जो वैलेंस शेल है, लास्ट शेल है, उसको सर्किल के सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एटॉमिक रेडियस होगी।
इज इट क्लियर? चलो तो हमारे पास क्या है, तो पॉइंट में समझे तो इनडायरेक्टली इसने आपको क्या बताया, रेडियस। लेकिन एटम सर्कुलर नहीं होता, एटम स्फेरिकल भी होता है। तो स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, V इक्वल टू है ना 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो लास्ट शेल और इसके बीच की जो रेडियस है बेटा, अगर आप यहाँ पुट करोगे तो एटम का वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने इनडायरेक्टली आपको क्या क्या बताया, ठीक। तो आप कह सकते हो इससे हमें क्या पता चला, सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, ठीक है, जो इससे एप्लीकेशन हुई बेटा, तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारे पास वो क्या है कि हमें शेल्स के बारे में पता चलना, इंफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, हमें मिला इंफॉर्मेशन ऑफ शेल या फिर ऑर्बिट। आगे समझिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो चीज है वो हमें यही पता चली। और दूसरी एप्लीकेशन क्या मिली बेटा कि एटॉमिक रेडियस का पता चला, अगला एटॉमिक साइज का पता चला बेटा, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम का भी इसी से पता चला हमें। क्लियर है पॉइंट बेटा? और एक चीज और, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है बेटा वो भी हमें इसी से पता चला, ठीक है। वो कैसे पता चली, En इक्वल टू, तो इसका एक फॉर्मूला होता है -2 पाई स्क्वायर m⁴ अपॉन n स्क्वायर और h स्क्वायर। अब यहाँ ये क्या क्या चीजें हैं बेटा, आप n है वही, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे पहली शेल है तो फर्स्ट शेल के लिए n क्या है, जो याद करो हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया है कि जो पहली डिस्टेंस होती है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की सबसे स्टार्टिंग डिस्टेंस होती है उसको फर्स्ट शेल बोला, और उसके लिए क्वांटम नंबर क्या बनता है 1। क्लियर? ये सेकंड शेल दूसरी डिस्टेंस हो गई है ना, तो इसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है 2। आप एक और बना लीजिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाएगी L शेल, और यहाँ के लिए क्या होगी, न्यूक्लियस से थर्ड डिस्टेंस होगी, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ किसके आगे होगी, इसके लिए थर्ड होगी। तो n क्या है, तो एनर्जी वाइज भाई इस फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसकी एनर्जी यहाँ पे बेस्ट करेगी, ठीक। और सेकंड शेल में जो मिलेगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो पार्ट बना तो उसकी एनर्जी इस पे बेस्ड करेगी। क्लियर? थर्ड तो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती जाएंगी। एंड साइंटिस्ट लोगों ने बेटा पाया भी कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी का जो ऑर्डर पाया, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो k शेल से ज्यादा l की होती है, l से ज्यादा m की, और m से ज्यादा n की, एंड सो। क्लियर? अब वो क्यों होती है, क्योंकि आप देख भी रहे हो डिस्टेंस। एक सिंपल सा, मतलब ये चलो बहुत वैसी चीज हो गई, लेकिन मैं आपको जो आप जानते हो उसके बेसिस पर एक छोटी सी चीज में बताऊं। एक आप एज्यूम करो बस आप कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा, कुछ इस डिस्टेंस पर है, इस डिस्टेंस पर है, इस डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है नहीं। अगर रिवॉल्व नहीं कर रहा होगा तो पोजीशन के बेसिस पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इसमें क्या आता है mgh, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, ग्रेविटी क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियर की ग्रेविटी मतलब अट्रैक्शन फोर्स हो गया वो फिक्स होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन का लगता है, ठीक है। और h, तो इसकी डिस्टेंस ये है, h मतलब डिस्टेंस, हाइट, है ना, तो ये डिस्टेंस बदल, अब इलेक्ट्रॉन की h बदल गई तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू बदल जाएगी, इसमें कोई एनर्जी की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन ये फिक्स तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो रहा है बेटा, उसकी वैल्यू बदल रही है, मतलब वो मूव कर रहा है, और जब मूव कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और आप जानते हो एनर्जी को हम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ना बढ़ सकती ना घट सकती, वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फिक्स तो है नहीं, फिक्स होता तो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी अलग अलग पोजीशन के बेसिस पर अलग अलग। और अगर मान लो एक ही डिस्टेंस पर 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो उन दोनों की एनर्जी क्या मिलेगी, आपस में बराबर मिलेगी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने ये बताया इनिशियली, लेकिन बाद में ये चीजें आगे जाके थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होती है, वो बात की बात। लेकिन फिलहाल क्या है भाई, इन दोनों की डिस्टेंस पोजीशन बराबर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर, ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। और तब आगे जाके पता चला कि यही नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अब वो एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसको बोर क्वांटाइज एनर्जी भी बोलते हैं, समझ में। तो उसका फॉर्मूला बना En, n मतलब वही एनर्जी लेवल, ये n बराबर 1 मतलब वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन है, फिर उससे आगे बढ़े, फिर उससे आगे बढ़े, तो n समझ में आ गया। पाई आप जानते हो बेटा, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, m क्या है यहाँ पर, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है यहाँ पर, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है बेटा यहाँ पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके पास क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है, वही एनर्जी लेवल, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी लेवल बोलो आप,
शेल बोलो बेटा, है ना, ऑर्बिट बोलो, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट। एच क्या है आप जानते हो बेटा, प्लैंक कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, प्लैंक। तो ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन मिनिमम डिस्टेंस पे है, उससे आगे है, तो एन की वैल्यू है ना, एन की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, पाई की वैल्यू पता है, तो आप निकाल सकते हो। इस तरीके से आप बेटा डिफरेंट जो डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन है आप उनकी एनर्जीज निकाल सकते हो, शेल्स की एनर्जी निकाल सकते हो। क्लियर हुआ पॉइंट? ये लास्ट वीडियो में नहीं पढ़ाया था बेटा हमने, बस आप लास्ट वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाया था कि डिस्टेंस पता चलती है, डिस्टेंस के बेसिस पर आप क्या बता सकते हो, एटॉमिक रेडियस बता सकते हो, एटॉमिक साइज बता सकते हो, एटॉमिक वॉल्यूम बता सकते हो। ठीक है ना, हमने ये सब चीजें बताई थी, लेकिन हमने ये चीज नहीं बताई थी। और इसी तरीके से बताएंगे हमने मोमेंटम बाद में पता। वैसे मोमेंटम जो आया वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से आया, एंगुलर मोमेंटम। वो पहले यहाँ था नहीं, लेकिन पहले तो निकाला गया। वो बेसिकली जो पहली बार टर्म जो आई उसमें एग्जिस्टेंस में वो आई एजीमुथल क्वांटम नंबर के टाइम पर, लेकिन बाद में फिर सब कंडीशन में निकाला गया। तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसका। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आया बेटा, ठीक है ना, जैसे एंगल होता है ना, ANGLE, तो यही यहां से बन गया एंगुलर। ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो निकल के आया उसको बोलते हैं हम MVR। आर यहाँ डिस्टेंस नहीं है बल्कि एंगल है, आप MV थीटा कर लो, चाहे आप इसको MVR कर लो। तो ये आपके पास क्या मिलता है, h/2 ये कांस्टेंट हो गया बेटा, और इनटू में क्या आ जाता है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/1 2/2 तो 3। इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो बेटा। आप इस तरीके से अलग अलग एनर्जी लेवल पर आप उसकी एनर्जीज निकाल सकते हो। तो आपको कई सारी चीज पता चली, शेल्स की एनर्जी पता चल रही है, आपको इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पता चल रही है। क्लियर? लेकिन देखो यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रही है कि जैसे इन दोनों इलेक्ट्रॉन की मैं क्यों फोकस हो रहा हूँ, क्योंकि अगला एजीमुथल क्वांटम यहीं पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो प्रॉब्लम ही अगली चीज आएगी। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बनेंगे, इसलिए दोबारा फोकस हो रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, भाई इसकी डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस से और इस डिस्टेंस की इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस बराबर है। तो जब ये डिस्टेंस बराबर है तो वो डिस्टेंस से ही क्या बनती है, एन की वैल्यू बनती है, वो n बराबर 1 बनी, और उसके बेसिस पर एनर्जी भी। तो इस शेल की एनर्जी बोलो, इस ऑर्बिट की बोलो, या उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। इज इट क्लियर? तो हमारे पास क्या कंडीशन है बेटा कि एक शेल में पाए जाने वाले या एक डिस्टेंस पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन आफ्टर सम टाइम बाद क्या हुआ बेटा, पता चला कि ये एनर्जी भी क्या है, अलग अलग। एक ही डिस्टेंस पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी क्या है, डिफरेंट है। वो ये कैसे पता चली, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट? यहाँ तक की चीजें तो क्लियर है आप लोगों को, मतलब प्रॉब्लम समझ रहे हो कहाँ आ रही है? अभी तक क्या ये कंक्लूजन निकल के आया कि सिमिलर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एन की वैल्यू इक्वल होगी, एन की वैल्यू इक्वल होगी तो उनका मोमेंटम और उनकी एनर्जी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। भाई जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए है ना वैल्यू, तो उस तरीके से हमारे पास क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज थोड़ी बदलेगा, वो वही रहेगा। चाहे इस इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, मास भी वही रहेगा, पाई की वैल्यू वही रहेगी, एच की वैल्यू वही रहेगी, एम की वैल्यू क्या, भाई इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर है, एन बराबर 1 ही रहेगा। तो जब सब बराबर रहेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की है ना पहले एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा उनकी एनर्जी भी आपस में क्या आएगी, बराबर ही आएगी बेटा। लेकिन पहली शेल के बाद जब हम सेकंड शेल की तरफ बढ़े बेटा, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, एक्चुअली बेसिकली ये जो एनर्जी बताई गई थी ना, ये बताई गई थी जब बतानी हुई तो ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम या इस जैसे है ना एग और सिमिलर टू इट और सिमिलर टू दैट एटम। अब इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली बेटा हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें में एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला बेसिकली बनाया गया है ना, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही स्टार्टिंग में बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स आई, मतलब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, जैसे हीलियम आयन है, शुरू में याद करो हमारा रदरफोर्ड मॉडल भी हीलियम अल्फा पार्टिकल्स हीलियम आयन पे था, और हीलियम आयन में भी क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम में भी क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो फॉर्मूला था कि एक शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इक्वल होती है, ये फर्स्ट शेल पे तो सही रहा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए तो सही रहा। लेकिन जहां मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के पास गए, मान लो सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है,
तो उन्होंने पाया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की मिनिमम डिस्टेंस है, फिर इससे आगे वाली डिस्टेंस पर 8 इलेक्ट्रॉन मिले, तो 8 इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो पाथ है वो सेकंड शेल बना, जिसको आपने एल बोला। क्लियर? उससे आगे फिर 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो वो थोड़ी और डिस्टेंस पे मिला, तो उससे बनने वाला पाथ एल शेल, के एल एम शेल आया बेटा। तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक पाथ बना, अगले 8 इलेक्ट्रॉन एक ही डिस्टेंस में मिले, उससे बनने वाला पाथ सेकंड शेल बना, फिर एक लास्ट 11th इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट में मिला, उससे बनने वाला पाथ आपका क्या बना, थर्ड शेल बनी बेटा। तो ये फॉर्मूला जो था, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थे, वहां पर ये बेटा ये ढंग से प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। और वहां पता है क्या पाया गया, वहां ये एक्चुअली हुआ क्या था, ये आई कैसे, प्रॉब्लम कैसे आई, पहले मैं उसकी बात करता हूं। तो आपको याद है बेटा कि हमारे पास वो जो शुरू में आए थे बेटा, आपको मैं छोटे से बताता हूँ, आपने घर पे पढ़ाया, जैसे हमने इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ाया है, तो होना चाहिए था कॉन्टिन्यूअस, लेकिन बीच बीच में उसमें क्या मिले, लाइन स्पेक्ट्रम मिले। लेकिन उसमें भी आप देखते हो इस टाइप से लाइन मिलती है, कई सारी लाइंस मिलती हैं, यहाँ पे भी हर तरह की उसमें एक लाइन मिलेगी, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा गैप से कम होती जाएंगी, इनको बोला जाता है फाइन लाइंस। ठीक है, ये क्या थी, जैसे एक मेन लाइन ये थी, एक मेन लाइन ये थी बेटा, ठीक है, उसके बाद एक मेन लाइन ये रही, और उसके बाद क्या मिली, ये छोटी 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 कम डिस्टेंस पर एक लाइन मिली, इनको बोला गया फाइन लाइंस। और ये जो मेन थी यहाँ है, इसको बोला गया मेन लाइन। लाइन स्पेक्ट्रम है, तो बेटा स्पेक्ट्रम क्या आएगा, लाइंस की फॉर्म में आएगा, याद है, गैप की फॉर्म में, याद है, ये पढ़ाया था सर आपको। तो हमारे पास क्या हुआ, ये प्रॉब्लम आई यहाँ पर कि शुरुआत में एक्चुअली बेटा हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी थे वो इतने डेवलप नहीं थे। तो शुरुआती स्पेक्ट्रोस्कोपी ने जब स्पेक्ट्रम बनाए बेटा, जैसे किसी एटम पर, हाइड्रोजन एटम पर एनर्जी डाली और एनर्जी डाल के उसने ऑब्जर्व करी, देन इमिट करी, और इमिट करने के बाद उसका जो स्पेक्ट्रम बनाया बेटा, तो वो जो स्पेक्ट्रम था शुरू में मेन लाइंस है, लाइन स्पेक्ट्रम आई, आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड मॉडल में कि कंटिन्यूअस आना चाहिए था, आया क्या, लाइन स्पेक्ट्रम आया। तो लाइंस मिली, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए स्पेक्ट्रोस्कोपी भी डेवलप होते गए, कुछ एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी बने, और जब उनसे बेटा वही सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया, तो उसमें क्या था, मेन लाइन के अलावा कुछ पास में कुछ फाइन लाइंस मिली, FINE फाइन, समझ आ गया। तो मेन लाइन के अलावा कुछ फाइन लाइन भी मिली। अब जब वो फाइन लाइन मिली मेन लाइन के अलावा, ये एक सोचने वाला क्वेश्चन था, पॉइंट मेरा समझ रहे हो। तो ये चीजें अब हमारे पास ये बात कहां से आई, अब एक्चुअली बेटा ये एनर्जी के बेसिस पे बने होते। याद करो कि हमने क्या पढ़ाया था शुरुआती दौर में कि अगर एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली लॉस हो रही होगी, अगर एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली लॉस होगी तो स्पेक्ट्रम भी क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस बनेगा। एक कलर खत्म होगा, दूसरा कलर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा कब खत्म होगा, तीसरा चालू हो गया, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उनकी एनर्जी में वेरिएंस होगा, एक डिफरेंस होगा, तो एक कलर मिलेगा, फिर एक गैप आएगा। ये लाइन क्या होता है, लाइन बेसिकली गैप को रिप्रेजेंट करती है। फिर एक दूसरे का, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ तक क्या है, वॉयलेट है, फिर है ना इंडिगो है, फिर है ना क्लियर कट हो रहा है, समझ में आया नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप देखो ये ब्लैक कलर है, इसके अंदर व्हाइट है, इसके अंदर व्हाइट है, लाइन के थ्रू क्लियर हो रहा है। तो लाइन बेसिकली क्या बताती है, एक कलर और दूसरे कलर के बीच का गैप बताती है। और गैप कब आता है, जब एनर्जी में चेंज होता है। गैप आने की वजह क्या होती है बेटा, एनर्जी में चेंज होना ही गैप कहलाता है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास पॉइंट आता है यहाँ पर, क्लियर। तो ये एक मेन प्रॉब्लम था यहाँ पर कि कैसे ये फाइन लाइन कैसे मिली, मतलब एक मेन लाइन है, मतलब चलो माना इसकी एनर्जी अलग है, यहाँ से यहाँ की एनर्जी अलग है, तो एक बैंड ये मिला एनर्जी का, एक लाइन ये मिली, मतलब स्टार्टिंग में इस टाइप से, जैसे आप देखते हो ना, ये आपको एनर्जी के अलग अलग, जैसे एक एनर्जी का लेवल हो गया, फिर कुछ एनर्जी चेंज हो गई, एक लाइन के थ्रू सेपरेट हो गया। लेकिन फ्रीजी में ये बेटा गैप लाइन, फाइन लाइन के अंदर, मेन लाइन के अंदर छोटी छोटी फाइन लाइन्स मिली बेटा, और ये बताती है एनर्जी के गैप को। इसका मतलब मेन जो एक एनर्जी है वो भी छोटी छोटी एनर्जीज में बढ़ रही है। यहाँ एनर्जी का क्या है, चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब जो एक हमारा ये मेन एनर्जी लेवल है, भाई इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस पे, तो ये इसकी एक एनर्जी लेवल बना, फिर यहां से आगे गया तो इसका अपना एक एनर्जी लेवल बना बेटा। तो एक एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा एनर्जी लेवल। अब देखो इससे रदरफोर्ड वाले मॉडल पे जाओ जरा, रदरफोर्ड में अब आप ही बताओ, इलेक्ट्रॉन जब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल, तो इसकी एनर्जी अलग है, तो क्लियर हो चुकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू। जो अगली डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है और जो शेल है उसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। तो जब अलग अलग एनर्जी है बेटा, तो अलग अलग एनर्जी जब होगी तो उनकी गैप, अब एनर्जी के बीच में
गैप है, मान लो इसकी कुछ 5 यूनिट एनर्जी है, इसकी 7 यूनिट एनर्जी, इसकी मान लो 10 यूनिट एनर्जी है, तो इनके बीच में गैप आ रहा है। ऐसा तो नहीं है 5 से 5.1 5.2 5.3 ऐसे बढ़ते बढ़ते 6 कंटिन्यूअसली तो नहीं है, 5 के बाद अचानक 7 हो गई, 7 से अचानक 10 हो गई, तो इसके जो स्पेक्ट्रम बनेंगे वो भी कंटिन्यूअस न बन के कैसे बनेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम बनेंगे। देखो इससे एक बात क्लियर हुई, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्लियर हो आप लोगों को, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, चलो आप एक लाइन मेन लाइन के बाद भी फाइन लाइन्स, छोटी छोटी फाइन लाइन्स मिली, तो वो हमें फाइन लाइन मिल रही है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ है बेटा, आगे समझ में। तो और ये इस बात को शो कर रही है, ये इस बात को शो कर रही है कि इस मेन लाइन मतलब इस एनर्जी लेवल की एनर्जी मान लो ये है और इस एनर्जी लेवल की एनर्जी ये है, समझ में आया नहीं, क्लियर। तो वो एक एनर्जी लेवल पर भी एनर्जी बदल रही है, मतलब कहने का जो अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या कहा कि सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या है, सेम, या मैं इसका उल्टा बोलूं, एक एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या है, सेम। अब वो चीज क्या मतलब, यहाँ पे अलग अलग लाइन मिल रही है, इसका मतलब क्या है, तो एक एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, इसमें देखो यहाँ पे आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसकी भी अलग अलग फाइन लाइन मिली, मतलब एक मेन एनर्जी लेवल मिलता तो सही, लेकिन वो एनर्जी लेवल फिर छोटी छोटी लाइंस में बटा हुआ है। तो उसमें क्या है हमारे पास बेटा, अब जब ये गैप में बटा हुआ है तो इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि इन 8 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, वो सेम नहीं है, जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह रहा था कि एक एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन यहाँ पे क्या छोटी छोटी और लाइंस मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है, मेन लाइन मतलब मेन एनर्जी लेवल, और उसमें भी क्या है छोटी छोटी लाइंस, फाइन लाइंस, मतलब एक एनर्जी लेवल की एनर्जी भी बढ़ रही है, बदल रही है, समझ में आ गया नहीं बेटा। अब इससे मीनिंग निकला कि एक एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी क्या है, बदल रही है, ठीक है। अब वो कैसे बदल रही है, कैसे फिर ये चीजें आई, ठीक है ना, इस पे आगे क्या होता है, प्रॉब्लम समझ में आ गया कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अगले क्वांटम नंबर कैसे आएंगे। मैं आपको कोशिश करता हूं बेटा हमेशा ऐसे ही पढ़ाने की कि जिसमें एक जगह हमारा जो करंट रूल चल रहा है उसमें ऐसी क्या दिक्कत आई जिसकी वजह से हमें फर्दर किसी दूसरे की तरफ बढ़ना पड़ा, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। तो ये हमारे पास एक मेन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। चलो तो अब बाकी जो अब एजीमुथल क्वांटम नंबर ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम लेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में। इज दैट क्लियर? चलो ओके, थैंक यू।